मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? जी हाँ, इसके पहले के लगभग 1050 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। आज कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता का मतलब होता है कि एक तरह से परिवार का सदस्य बन जाना। अगर आप सदस्यता ले लेंगे और उसके साइड में घंटी है उसको बजा देंगे तो आप एक तरह से इस स्टूडेंट परिवार का, इस फैमिली का सदस्य बन जाएंगे और उसके बाद आपके पास सभी नोटिफिकेशन अपने आप पहुंचते जाएंगे। जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। मसूर के जड़ों में भी राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस राइजोबियम नाम के जीवाणु के बारे में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये राइजोबियम जीवाणु और दलहनी फसलों में बहुत अच्छा सहजीवी संबंध होता है। यानी ये राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, जिससे इनको बहुत लाभ होता है और इनको उगने में, इनको और अच्छा होने में बहुत मदद मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि दलहनी पौधों जैसे मटर, सेब, मसूर इत्यादि की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों को उपयोगी रूप से प्राप्त होता है। आपको बताएं कि ये राइजोबियम जो है, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इस प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों को उपयोगी रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी, जी हाँ यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कि कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जी हाँ, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडल में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वास्तव में यह एक चक्रीय प्रक्रिया होता है जिसको नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति में इन सूक्ष्म जीवों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो मलेरिया रोग के खोज का श्रेय जाता है रोनाल्ड रॉस के। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया रोग के खोज का श्रेय जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग के वाहक मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये क्या करते थे, सर रोनाल्ड रॉस, एक इनके पास अब्दुल नाम का व्यक्ति था, उसको खूब खिलाते थे अच्छे अच्छे चीज़ और ले जाके जहाँ पर खूब मच्छर था वहाँ पर उसको सुला देते थे। खूब उसको मच्छर काट लेता था, उसके बाद में उसका सैंपल लेकर चेक करते थे। इस तरह से कई बार इसको खूब खिलाते थे, खूब मच्छर से कटवाते थे और उसका ब्लड लेकर टेस्ट करते थे। उसी तरह टेस्ट करते 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 इन्होंने मलेरिया रोग का खोज कर दिया और इसका टीका भी बना दिया। तो मलेरिया रोग की खोज का श्रेय जाता है सर रोनाल्ड रॉस को। ऐसा फल जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, केला है, क्योंकि केला में अधिक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब केला में अधिक होता है। पोटेशियम भी होता है इसमें, कैल्शियम भी होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? के। पोटेशियम का के, सोडियम का Na और भी बहुत सारे हैं।
अनिषेक फल, अनिषेक फल क्या होते हैं? बीज रहित, जिनमें बीज नहीं होते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, सहतूत हो गया और भी बहुत सारे फल। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? फेरम, फेरस भी बोला जाता है इसको। लोहा का लैटिन नाम है फेरस। चांदी का अर्जेंटम, लोहा सोना का ऑरियम और लोहा का फेरस। सोने का लैटिन नाम ऑरियम। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उभय उत्तलीय लेंस। मानव नेत्र में उभय उत्तलीय लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और उबलने को ही क्वथनांक बोला जाता है। पिंडन किसे कहते हैं? द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहते हैं। द्रव का ठोस में बदलने को पिंडन कहते हैं। खरपतवार नाशक हार्मोन कौन है? 2,4-D। खरपतवार नाशक हार्मोन है 2,4-D। NH3 प्लस HCl NH4Cl कैसी क्रिया है? योगात्मक। तांबे के प्रमुख अयस्क क्या है? मेलाकाइट ग्रीन। पिटुआ लोहे का उपयोग किसमें किया जाता है? कील या तार या जंजीर बनाने में। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु के निर्माण में मिलाई जाने वाली धातु कौन कौन है? तांबा और एल्युमिनियम। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ड्यूरालुमिन। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? फास्फोरस। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में ड्यूरालुमिन नामक मिश्र धातु उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। कंप्यूटर का चिप्स यानी मेमोरी कार्ड या उसका बॉडी जो मदरबोर्ड हो गया, इन सब को बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो ये सिलिकॉन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोबाइल में भी, मोबाइल का जो बोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, मोबाइल में जो अंदर का फंक्शन होता है, उनको बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है यानी विद्युत का अर्धचालक होता है। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त होते हैं अमोनिया। कपड़ों से वसा के दाग हटाने में प्रयुक्त होते हैं अमोनिया। विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का कुचालक है हीरा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था हाइड्रोजन। इसलिए ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके खोज करता थे रदरफोर्ड। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 2। O2 यानी ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य किस धातु को मिलाया जाता है? तो सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ टीन को मिलाया जाता है। सम अणुओं के उदाहरण हैं O2 यानी ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 7। आवर्त सारणी के 13 से 18 वर्गों को क्या कहते हैं? तो पी ब्लॉक। आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी के 13 से 18 वर्गों को पी ब्लॉक कहते हैं। इस तरह वर्ग है, 2 इधर है, उसके बाद में इधर है और उसके बाद में इधर है, तो इनको बोला जाता है एस ब्लॉक, इनको बोला जाता है पी ब्लॉक और इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। और नीचे जो होते हैं, नीचे कौन होते हैं? एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, उनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद कर लेना चाहिए।
रेडियो एक्टिविटी की खोज यानी रेडियो एक्टिविटा की रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय जाता है बैक्वेरेल को। रेडियो एक्टिविटा की खोज का श्रेय जाता है बैक्वेरेल को। तो ठीक है, फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को लेकर, अगले वीडियो को लेकर, अगले एपिसोड को लेकर।